हेलो गाइस, आज हम आप सभी के लिए क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था आवेश के बारे में। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था आवेश के गुण के बारे में, जैसे आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण नियम, आवेश का योज्यता नियम। बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया था। साथ में कुछ एक न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए थे जो कि आपके एग्जाम्स को लेकर इंपॉर्टेंट हैं। बाकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके लिए होमवर्क के रूप में दिया था, सीट में यानी जो पीडीएफ में दिया था उसमें दिया था मैंने। ठीक है, तो मुझे खुशी है काफ़ी स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं, होमवर्क को कर रहे हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं भी आ रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट मुझे टेलीग्राम वगैरह पे पूछ रहे थे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है मैं पूरे चैप्टर का एक साथ आपको सीट दे दूंगा। सीट का मतलब पूरे चैप्टर का एक साथ आपका पीडीएफ नोट्स दे दूंगा। जब दूंगा तो उसमें आप लोग पहले से जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ जहाँ जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रही है उसको पहले से आप लिखे रहिएगा। अंतिम में मैं एक डाउट क्लास रखूंगा 2 से 3 घंटे का, उसमें आप सभी के डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। देखिए, मैं जो सीट दिया था उस सीट में कुछ क्वेश्चन आपके अदर टॉपिक पर आधारित थे, तो वो एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, तो परेशान होना नहीं है आपको। अभी आपको कूल डाउन होकर जो जो क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप करिए। जो नहीं बन रहे हैं उस पर परेशान मत होइए। इस क्लास का भी मैं सीट दे दूंगा आप सभी के लिए। सीट के लिए आप लोग ज्वाइन हो जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। अगर टेलीग्राम वगैरह नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप में थोड़ा एक खराबी है कि अगर व्हाट्सएप में आप आज ज्वाइन होते हैं तो आज के बाद जो भी सीट और क्लासेज होगा उसका नोटिफिकेशन और सीट आपको मिलेगी, लेकिन आज से पहले जो हो चुके हैं उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप में ये फीचर नहीं है कि पहले का आप देख सके। इसलिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पर आप पहले का भी प्राप्त हो सकता है, आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो गाइस चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम। देखिए, क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। मैंने आपको बताया था फोकस बेस्ड स्टडी। बोर्ड में 95% लाने के लिए आपको फोकस बेस्ड स्टडी करना चाहिए। आपको उन टॉपिक्स पर पहले से ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो टॉपिक्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको उन सभी चीज़ों को लिख लिख कर प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल को इंप्रूव कर लेना चाहिए। तो आज ये टॉपिक जो मैं तीनों के तीनों पढ़ाने वाला हूँ, तीनों के तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। इसलिए सभी लोग पूरे ध्यानपूर्वक देखना। आज के इस लेक्चर से बोर्ड में आपके कम से कम 5 से 7 नंबर तक के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी बन सकते हैं। मैं बताऊंगा कहाँ से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनेगा, कहाँ से आपकी लॉन्ग फॉर्म में बनेगा। परेशान मत होना आप सभी लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग कूलाम के नियम को पढ़ेंगे, उसके बाद कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पढ़ेंगे। ये कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप जो है 1 नंबर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कभी कभी अति लघुत्तरी में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, शॉर्ट टाइप में। आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक के बारे में पढ़ेंगे। तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक कितने नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में? 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो गाइस चलिए आज का यह लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग माँ सरस्वती को जरूर ध्यान करें। एक बार माँ सरस्वती को सभी लोग ध्यान करें और कमेंट बॉक्स में भी जय माँ सरस्वती लिखें, क्योंकि विद्या दाहिनी माँ, अगर वही चाहेंगी तो चीज़ें आपको समझ में भी आएगा और याद भी होगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ गया तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। उन्हीं के आशीर्वाद से आप लोग जो हैं वो हैं, आगे जो होंगे उन्हीं के आशीर्वाद से होंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करने से पहले एक बार सभी लोग माँ को जरूर याद किया करें। उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, दिमाग इधर उधर नहीं जाता है, पूरा पढ़ाई पर आता है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम के बारे में। ठीक है, ठीक है, कूलाम के नियम के बारे में। तो हेडिंग करिएगा आप सभी लोग, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, नियम। ठीक है, जो चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ उन चीज़ों को कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप करिए कीजिए। ठीक है, तो वे चीज़ें आपके दिमाग में याद होती हैं। लिखने से थोड़ा सा दिमाग में एक्टिवनेस होता है। वैसे मैं पीडीएफ दूंगा आपको, कमेंट में लिखने से आपका एक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर बुक वगैरह लेकर बैठे हैं तो और अच्छी बात है, वहाँ पर भी लिखिए और आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, बेसिक समझते हैं। पहले सबसे पहले बेसिक समझते हैं। जरा बताइए आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो चुंबक का वो खेल किए हैं। चुंबक, 2 चुंबक पास में लेकर आते हैं तो आकर्षित होने लगता है, कभी कभी उसी चुंबक को पास में लेकर आते हैं तो दूर भागने लगता है। पहले क्या हुआ करता था, सब लोग गाड़ी चलाते थे ऐसे, यहाँ पर एक चुंबक लगा देते थे इस तरह से,
ठीक है। दूसरे चुंबक को यहाँ पे रखते थे तो वह चुंबक अगर यहाँ पर यन वाला था, अगर यहाँ पे यन वाला आ जाता, चुंबक में दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, दोनों अगर सेम वाले आ जाते तो ये चुंबक आगे भागने लगता है, प्रतिकर्षित करने लगता है। मतलब ये इसके पास में ले जाओगे तो ये आगे भागेगा या ये घुमर कर इसमें चपकने का प्रयास करेगा। ये आप लोग खेल खेले होंगे, मुझे उम्मीद है सभी लोग चुंबक देखे होंगे और सभी लोग यह खेल खेले होंगे। सिमिलरली यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या होता है बात समझना सभी लोग। यहाँ पर आपके सामने अगर दो चार्ज रखे गए, एक Q रखा गया, दूसरा Q1, एक Q1 रखा गया, एक Q2 रखा गया, ठीक है। एक मिनट, इसको हम फिर से बना लेते हैं। आपके सामने दो चार्ज रखे गए, एक Q1 रखा गया, एक Q2 रखा गया, ठीक है। ये दो चार्ज रखे गए हैं तो क्या होता है, इन दोनों चार्ज के बीच में एक बल कार्य करने लगता है। अगर इनके बीच की दूरी मान लेते हैं r है, ठीक है, एक बल कार्य करने लगता है। क्या कार्य करने लगता है, बल कार्य करने लगता है। जैसे चुंबक आप में आपके सामने रखने पर आकर्षित होने लगता है, चपकने लगता है, उल्टा करके रखने पर दूर जाने लगता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर भी अगर दो आवेश पास में रखते हैं तो दोनों आवेशों के बीच में एक बल कार्य करने लगता है। वह बल आपका क्या, वह बल आपका आकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, भी हो सकता है। जो बल कार्य करता है वह बल आपका आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण कब होगा, अगर इन दोनों आवेश का चार्ज सेम हो, यानी ये भी आपका Q1 प्लस हो और Q2 भी प्लस हो, तब आपका क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, होगा। मान लेते हैं यहां पर ये Q1 माइनस है और Q2 माइनस है, ठीक है। तो इसमें भी दोनों चार्ज सेम है, सजातीय आवेश है, यह आपको पहले लेक्चर में भी बताया था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें भी प्रतिकर्षण होगा, इसमें भी प्रतिकर्षण होगा। बात समझ में आई। दो आवेश को इस तरह से रखा जाता है, अगर उनके बीच की दूरी r हो तो दोनों आवेश एक दूसरे को चुंबक की भांति आकर्षण या प्रतिकर्षण करने लगते हैं। प्रतिकर्षण कब करते हैं, जब दोनों का आवेश सेम होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप लिखिए प्रतिकर्षण तब होता है जब दोनों का आवेश सेम होता है, ठीक है, दोनों पर चार्ज सेम होता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी लोग, लिखने से याद होता है। सजातीय आवेश होते हैं तब प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण कब होता है, कब होता है आकर्षण, अगर मान लेते हैं Q1 प्लस है, Q2 माइनस है, यानी दोनों चार्ज यहाँ पे डिफरेंस है, Q1 प्लस हो गया और Q2 माइनस हो गया, दोनों चार्ज डिफरेंस है, तब यहाँ पर आपका आकर्षण होगा, तब यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण होगा। मान लेते हैं ये Q1 आपका माइनस हो और Q2 आपका प्लस हो, इस कंडीशन में भी आकर्षण होगा, इस कंडीशन में भी आकर्षण होगा, इस कंडीशन में भी आकर्षण होगा। बात समझ में आई आप लोगों को। दो आवेश को अगर पास पास रखा जाता है तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है, बल। बल आपका आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण कब होगा, जब दोनों आवेश एक दूसरे के डिफरेंस हो, एक पे प्लस हो तो दूसरे पे माइनस हो, एक पे माइनस हो तो दूसरे पे प्लस हो, तब यह आपका आकर्षण होगा। लेकिन अगर दोनों पे सेम आवेश हो, दोनों पे या तो प्लस आवेश हो, दोनों पे या तो माइनस आवेश हो, तो आकर्षण होगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको ये कंसेप्ट पता हो गया होगा कब आकर्षण होता है, कब प्रतिकर्षण होता है। ये जो कुलाम बाबा थे, कुलाम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, कुलाम बाबा ने बताया कि ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो होता है, बल का मतलब यफ होता है ना, आप 11th में पढ़े हैं ना, बल का मतलब तो यफ होता है। ये जो कुलाम ने बताया, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों आवेश पे डिपेंड करता है, इनके दोनों बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। ये कुलाम ने बताया। कैसे डिपेंड करता है, ये चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले बेसिक समझिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, दो आवेश इस तरह से रखे गए हैं, दोनों आवेश की बीच की दूरी r है, ठीक है, तो दोनों आवेश पर एक बल कार्य करने लगता है। बल आपका आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये दोनों को पास में लेकर आएगा या दूर जा सकता है। ये डिपेंड करता है इन दोनों आवेश पर उपस्थित चार्ज पर। अगर दोनों पर चार्ज सेम हो, या तो प्लस हो या तो माइनस हो, तब प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों पे चार्ज डिफरेंस हो, या तो फर्स्ट पे प्लस हो या दूसरे पे माइनस हो, यानी दोनों पे डिफरेंस चार्ज हो, तब आकर्षण होगा, ठीक है, तब आकर्षण होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है।
अब हम जो गुलाम बाबा थे, गुलाम बाबा एक साइंटिस्ट थे, गुलाम बाबा ने बताया कि ये जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होता है इसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग करिएगा कूलाम के नियम के अनुसार। और देखिए ये जो बल होता है इस बल को कहते हैं कूलाम बल। क्या कहते हैं? कूलाम बल कहते हैं। इस बल को कूलाम बल कहते हैं। इस आकर्षण प्रतिकर्षण बल को कूलाम बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कूलाम बल कहते हैं। ठीक है, मैं पीडीएफ में लिखा हूँ कूलाम बल का डिफिनीशन, देख लीजिएगा आप लोग। कूलाम बल का डिफिनीशन क्या लिखना है? यही लिखना है ना, अगर दो आवेशों को पास में रखा जाता है तो दोनों आवेशों के बीच में एक बल कार्य करने लगता है। बल आपका आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। इसी बल को कहते हैं कूलाम बल। ये हो गया। ठीक है, अब इस कूलाम बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम नामक एक साइंटिस्ट ने एक नियम दिया, उसी नियम को हमें पढ़ना है। उसी नियम को कहते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, आइए नियम को देखते हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर लेते हैं। देखिए कूलाम ने बताया, कूलाम के अनुसार कूलाम के अनुसार ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप लिखिए, समझिए। यहाँ पे कूलाम ने क्या बताया? दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कूलाम ने बताया? बात समझिएगा, कूलाम ने क्या बताया? कूलाम ने बताया कि इनके बीच जो बल लगता है उस बल का मान इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए लिखते हैं इसको। देखिए दोनों आवेश क्या है? Q1 Q2। इनके बीच लगने वाला बल माना बल F हो तथा आवेश क्या है? आवेश यहाँ पे Q1 Q2 हो तो Q1 Q2 हो तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r हो तो। देखिए यहां पर अगर बल F हो तथा ये आवेश Q1 Q2 हो, इनके बीच की दूरी स्मॉल r हो तो कूलाम के अनुसार क्या होगा? कूलाम के अनुसार इनके बीच लगने वाला बल F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, Q1 Q2 होगा तथा इनके बीच की जो दूरी है इस r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये नीचे आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, कहीं पे भी आपको अनुक्रमानुपाती की बात करें, जैसे x y के अनुक्रमानुपाती है तो इस तरह से लिखा जाता है। अगर x y के व्युत्क्रमानुपाती है तो इसे इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इसे इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इसे इस तरह से लिखा जाता है। अगर अनुक्रमानुपाती कहता तो ऐसे लिखा जाता है, व्युत्क्रमानुपाती कहता तो ऐसे लिखा जाता है। ये बेसिक है, इसको समझ लीजिए। अगर अनुक्रमानुपाती कहेगा तो ऐसे लिखेंगे, अगर व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर क्या करा है? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो ये दोनों आवेश हैं, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर केवल व्युत्क्रमानुपाती था, यहाँ पर इनके बीच की दूरी ये r है, इसके वर्ग के यह व्युत्क्रमानुपाती। बोलिए कोई दिक्कत आप लोगों को कूलाम के नियम में? देखिए कूलाम के नियम के अनुसार क्या हुआ था कि दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये जो बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनके बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम रब करते हैं। देखिए अब यहाँ पे समझिए, देखिए ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है। इस व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट का उपयोग करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? के होता है। यानी यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इसको इस तरह से लिखते हैं। ये आपका कांस्टेंट के हो गया, ठीक है। इस यहाँ पर क्या है? के आपका एक स्थिर वैद्युत की नियतांक है, एक स्थिर वैद्युत की नियतांक है। इस प्रोपोर्शनल को चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर के लिख दिए। के क्या होता है? एक स्थिर वैद्युत की नियतांक होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। पहले हम इसको रब करते हैं, ठीक है। इसको हम इसके इस साइड लिखते हैं ना, ठीक है। अब देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ तक आपने समझा कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है? के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये आपने समझा। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस के का मान क्या होता है? के का मान होता है, के इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। के का मान दोनों हो सकता है, 9 इंटू 10⁹ या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ भी हो सकता है। दोनों लिख सकते हैं के स्थान पर। के स्थान पर आप 9 इंटू 10⁹ भी लिख सकते हैं, क्योंकि नियतांक है तो इसका कुछ ना कुछ मान होगा ही, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। देखिए कूलाम के नियम पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने को मिलेंगे। कहीं कहीं पर आपको डायरेक्ट ये लिखना होता है, कहीं पर ये लिखना होता है, न्यूमेरिकल के अनुसार काम करते हैं, ठीक है। तो के का मान क्या होता है? 9 इंटू 10⁹ या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। इसका मात्रक क्या होता है? के का मात्रक, क्या होता है? देखिए के का मात्रक क्या कहते हैं कैसे? देखिए ये न्यूटन, यहाँ पर देखिए के का मात्रक क्या होता है। अगर के का मात्रक आप निकालेंगे तो आपको मैं मात्रक निकालने बता रहा हूँ। देखिए के एफ इज इक्वल टू आपने क्या देखा? के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर देखा, ठीक है। अगर आपको के का मात्रक ज्ञात करना तो इस आर को यहाँ पे लाना पड़ेगा, एफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। Q1 Q2 को नीचे लाना पड़ेगा, Q1 Q2 हो जाएगा, तब ये के बराबर होगा। तब यहाँ से इन सभी का मात्रक लिख लेंगे तो के का मात्रक निकल जाएगा। देखिए इस एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। इस आर का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस Q1 Q2 का मात्रक क्या होता है? कूलाम का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका के का मात्रक होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। लिखिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, के का मान भी लिखिए, के का मात्रक भी लिखिए, क्योंकि ये पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसको हम रब कर दे रहे हैं, ये मात्रक निकालने आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब ये जो के का मान होता है, क्या के का मान जो होता है ये 9 इंटू 10⁹, ये केवल और केवल वायु के लिए होता है या फिर निर्वात के लिए होता है? ये के का मान जो होता है 9 इंटू 10⁻, ये के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, ये केवल वायु के लिए या निर्वात के लिए होता है, केवल वायु के लिए या फिर निर्वात के लिए होता है। इस के का मान 9 इंटू 10⁹ केवल वायु के लिए होता है या फिर निर्वात के लिए होता है। जिसे बात समझिए, कूलाम में क्या होता है? अगर ये दो आवेशों को ये वायु में रखते हैं तो कुछ अलग का बल कार्य करेगा, उसी दो आवेशों को अगर तेल में ले जाके डाल दें तो कुछ अलग बल कार्य करेगा, उसी दोनों आवेशों को पानी में ले जाके डाल दें तो कुछ अलग बल करेगा। क्यों? क्योंकि इस के का वैल्यू पानी के लिए कुछ अलग होता है, वायु के लिए कुछ अलग होता है, जल के तेल के लिए कुछ अलग होता है, सबके लिए अलग अलग होता है,
ठीक है, ये डिपेंड करता है। यही जो आगे का टॉपिक है आपेक्षिक वैद्युतशीलता, उसी में ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात समझिए आप लोग, इस के का वैल्यू सबके लिए अलग अलग होता है। यहाँ पर आपके लिए वायु की बात हो रही है, वायु के लिए के का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। बात समझ में आई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये अपसालन नाट, ये अपसालन नाट क्या है, ये आपको दिक्कत करता है। ये अपसालन नाट क्या है आपको जानना चाहिए। इस अपसालन नाट का विमा याद कर लीजिए, मैं आगे बताऊंगा आपको। इस अपसालन नाट का मात्रक याद कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये अपसालन नाट क्या है। अपसालन नाट को हम लोग कहते हैं, हम लोग अपसालन नाट को कहते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए जहाँ अपसालन नाट निर्वात के लिए या फिर वायु के लिए वैद्युतशीलता है। ये अपसालन नाट क्या है, निर्वात के लिए या फिर वायु के लिए वैद्युतशीलता है। आप इसे यहाँ पर लिखते हैं उठाकर 1/4 पाई अपसालन नाट = 9 × 10⁹ ये होता है, आपने जाना। ठीक है, यहाँ से इस अपसालन नाट का वैल्यू हम लोग याद करते हैं, क्योंकि ये पूछता है। चलिए निकालते हैं। 1/अपसालन नाट = क्या लिख सकते हैं, इस 4 पाई को ले आकर यहाँ पे गुणा कर दीजिए। 4 × 9 × 10⁹ इंटू पाई। पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7 होता है, तो इस पाई का वैल्यू 22/7 रखकर आप लोग गुणा कर लेना। उसके बाद अपसालन का वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसे आपको नीचे हो जाएगा 4 × पाई × 9 × 10⁹। जब इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो आता है 8.854 × 10⁻12। 8 क्या आता है, 8.854 × 10⁻12 ये आता है। ये आता है क्या, 8.854 × 10⁻12 ये आता है कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। ये दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को, 1 मिनट मुझे देख लेने दीजिए दिखाई दे रहा है कि नहीं। 1 मिनट रुकिए आप सभी लोग। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक। ठीक है, तो अपसालन नाट का वैल्यू क्या होता है, अपसालन नाट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। ये अपसालन नाट का वैल्यू होता है। अपसालन नाट को कहते क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे आप लोग मुझसे वादा करना, घर जाकर एक बार जरूर लिखकर पढ़ना। पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ में और अच्छे से मैं समझाया हूँ। ठीक है, लिखा हूँ, आप उसे पढ़ना जरूर घर जाकर, क्योंकि पढ़ोगे तभी दोबारा याद होगा। आपके लिए नई चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें। यहाँ पर आपका अपसालन नाट की, ये आपको अपसालन नाट आगे जाके बहुत बार मिलेगा, लेकिन फिलहाल आपको भी प्रैक्टिस करना है, याद करना है। नई चीज़ें हैं तो आपको कठिन लगेंगी, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, पढ़ाई से दूर नहीं जाना है। मैं बता रहा हूँ आपको जो चीज़ें कर रहा हूँ, इसे ज़रूर आप एक बार पढ़ना, 100% समझ में आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कल मैं इसी पे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये अपसालन नाट का वैल्यू हो गया। बात करें अपसालन नाट की विमा, अपसालन नाट की विमा, अपसालन नाट की विमा। ये विमा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में पूछता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, नेवी में पूछा था, एयरफोर्स में पूछा था। कुछ है ना सपना आप लोगों को, आगे चल के कुछ करना है ना, देश के लिए, अपने लिए, माता पिता के लिए कुछ तो करना है आप लोगों को, कुछ बनना है ना, अपने पैरों पे खड़ा होना है ना, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं आपको एकदम सटीक बता रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं बताते चल रहा हूँ। आप लोग नोट डाल के स्टार मार के लिख दीजिए अपसालन नाट का विमा, आप उठा कर देख लेना। एनडीए वगैरह पेपर हमेशा पूछा है, एयरफोर्स का देख लेना, हमेशा पूछा है, लेकिन आईआईटी वगैरह में नहीं पूछा है। ठीक है, नीट में नहीं पूछा है, केवल यहाँ पर ही पूछा है। नीट में पूछा है तो 1998 में पूछा है, लेकिन अब 2021 चल रहा है तो समय चेंज हो चुका है, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, एनडीए एयरफोर्स नेवी वगैरह में ये क्वेश्चन बन सकता है, परेशान मत होना। ठीक है, अपसालन नाट का बीमा पूछ सकता है, तो मैं अपसालन नाट की बीमा आपको निकाल के बता रहा हूँ। देखिए
इस के स्थान पर क्या लिखना है, 1/4πε0 लिख सकते हैं ना। तो कूलाम के नियम से हम लोग क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये लिखेंगे। मुझे चूंकि ε0 का बीमा ज्ञात करना है, तो मुझे ε0 का बीमा ज्ञात करना है, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ε0 इज इक्वल टू, देखिए r का यहाँ पे गुणा करेंगे, F r² देखिए ये F r², ये 4π भी है, 4π क्या कर किए हम, इस ε0 को हमने, एक मिनट इसे मत लिखिए, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। पहले तो आप ध्यान दीजिए, देखिए आपको इस ε0 का बीमा ज्ञात करना है। इस ε0 का बीमा ज्ञात करना, तो इसको उठाकर यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ पे लेते जाते हैं, तो ε0 का बीमा इजीली आ जाएगा, क्योंकि आपको F का बीमा पता है, Q1 Q2 का बीमा पता है, r² का बीमा पता है, तो वही करते हैं। देखिए इसे लिख सकते हैं ε0 इज इक्वल टू 1/4π F Q1 Q2/r², इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं कि नहीं, ये ε0 के बीच इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब हम क्या करते हैं, Q1 Q2 का बीमा रखते हैं, r² का बीमा रखते हैं, F का बीमा रखते हैं, ε0 का बीमा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इस साइड देखिए ε0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 का बीमा, Q1 Q2 का बीमा क्या होता है, 80, Q का बीमा 80 होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 80 है, इसलिए 82 हो जाएगा, ठीक है। बात करें F और r² की, F की बीमा क्या होता है, MLT-2, ये आपका F का बीमा हो गया। r² मतलब दूरी की बीमा, मतलब L², ये आपका L² हो गया, मतलब ये तीनों का बीमा लिख दे। F मतलब बल की बीमा क्या होती है, MLT-2, 11th में आप लोग पढ़े होंगे। r का बीमा क्या होती है, L² होता है, ये भी आप लोग 11th में पढ़े होंगे। इस कूलाम Q का बीमा क्या होता है, AT होता है, AT होता है कूलाम Q का बीमा, ये भी आप लोग 11th में पढ़े होंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये F नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ε0 इज इक्वल टू M इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। यह L देखिए, 1 L 2 L, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 L हो जाएगा, और 3 L नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L-3 हो जाएगा। ऊपर जाता है, नीचे से कोई ऊपर जाता है तो -3 हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये नीचे दिखाई दे रहा होगा, मुझे उम्मीद है। ऊपर देखिए, यह A, यह A, यह T, यह T, तो यहाँ पे 2T हो जाएगा, A² हो जाएगा, T² हो जाएगा, ठीक है। यह AT² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये देखिए नीचे ये -T⁻⁻2 है, ऊपर T² है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे ऊपर जाके, ये T⁻4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बीमा आ गया ε0 का, ये ε0 का बीमा आ गया, ε0 का ये बीमा आ गया। तो सभी लोग ε0 के इस बीमा को नोट कीजिए अच्छे से, ये ε0 का बीमा है, ठीक है। ε0 का ये बीमा है, ठीक है। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है। नोट कीजिए सभी लोग बहुत बढ़िया से, ठीक है। सभी चीज़ें नोट कर लीजिए, पूरा का पूरा कूलाम का नियम है ये, बोर्ड पर जो लिखा गया है, आपको एग्जाम में पूरा लिख कर आना है, तभी नंबर मिलता है। देखिए मैं आपको एक सटीक पॉइंट बता रहा हूँ, नोट करके अपने कॉपी में लिखिए। ये जो ε0 का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू वायु के लिए 1 होता है। किसके लिए, वायु के लिए 1 होता है। इसका वैल्यू वायु के लिए 1 होता है। अगर बात करें सुचालक के लिए, धातुओं के लिए, तो इसका वैल्यू इंफिनिटी होता है, अनंत होता है, ठीक है। ये आप नोट करके लिख लीजिए, वैसे मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक है। नोट करके ये सभी लोग जल्दी से नोट कीजिए, नोट करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। और सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें ε0 का बीमा क्या होता है। कमेंट बॉक्स में ε0 का बीमा लिखें सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ε0 की बीमा लिखें सभी लोग, लिखिए जल्दी सभी लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में ε0 की बीमा। चलिए हम रब करते हैं इसको, ठीक है। आप लोग देखिए, अब हम लोग कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पढ़ेंगे। अगर आप सीट देखेंगे तो सीट में मैंने एक कूलाम का डिफिनीशन लिखा हूं, ठीक है।
वैसे एक कूलाम का डिफिनीशन कहीं पूछता नहीं, ठीक है, इसलिए मैं उसे नहीं बता रहा हूँ। सीट में से आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने से, ठीक है। देखिए जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को मैं बताऊँगा, जो चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है आपको देखो सक्सेसफुल आदमी बनना है, मैं सीधे बता रहा हूँ। अगर आप पूरी फिजिक्स को पढ़ने बैठेंगे तो 4 साल भी आपके लिए कम पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ने बैठेंगे तो 1 साल आपके लिए पर्याप्त है, अच्छे कर जाएंगे, ठीक है। देखिए आप लोग क्या करोगे, स्टार्टिंग 1-2 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन आगे चल के फिर वही काम करोगे। तो स्टार्टिंग से ही ऐसे पढ़ो कि सभी चैप्टर को उसी लेवल में लेके चलो, ठीक है। मैं उन्हीं चीज़ों को कराऊंगा जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए गाइस हम लोग पढ़ते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। 1 नंबर में ये पूछता है कि नियम, तो इसीलिए मैं एक नियम के 1 नंबर के टाइप ही बताऊंगा, का सदिश स्वरूप, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप आप अगर हम सीट में देखेंगे यानी जो पीडीएफ में दूंगा तो वहाँ पे कुछ अलग तरीके से मैं समझाया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसको थोड़ा से अच्छे से समझाया हूँ, एक्सप्लेन बढ़िया से किया हूँ, जो कि आप में अगर 11th में वेक्टर अगर आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में तो 1 ही नंबर का पूछा जाता है, और एग्जाम में जो लिख कर आना है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। अगर कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पूछता है तो आपको जो लिख कर आना है वह मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप कोई डिटेल में पढ़ना तो सीट में पढ़ लेना, वैसे पूछता नहीं है कहीं पर, इसका यूज भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मोड़ा यूज है, आपको आगे क्वेश्चंस में होगा, लेकिन मैं जब वो क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको वहाँ पे ट्रिक बता दूंगा, उस आधार पे आप लोग क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप देखिए, अगर हम एक इस तरह से मानते हैं ग्राफ, ठीक है, यहाँ पर ये मूल बिंदु है ओ, इसे हम 0,0 कहते हैं, ये मूल बिंदु ओ, ठीक है। ये 0,0 मूल बिंदु ओ, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको दिक्कत आ रही होगी इसमें। यहाँ पे 2 आवेश है, एक है Q1 दूसरा है Q2, ठीक है, Q2, एक है Q1 दूसरा है Q2। इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी इस मूल बिंदु से ऐसे है, यह है आपका R1 वेक्टर और यह है आपका R2 वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप में लिखेंगे। एक बार Q1 के द्वारा Q2 पे जो बल लगाया जा रहेगा उसका फार्मूला लिखेंगे, F12। एक बार Q2 के कारण Q1 पे जो बल लगेगा उसका फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, यही करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q1 के कारण Q2 पर ने वाला बल। बात समझ में आ रही है? देखिए 2 चीजें, अगर एक आवेश यह है एक आवेश यह है, दोनों रखे जाएंगे तो दोनों एक दूसरे पे बल आकर्षित करेंगे, दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे, तो इसके द्वारा इस पे जो बल लगता है उसका मान ज्ञात करेंगे और इसके द्वारा इस पे जो बल लगता है उसका मान ज्ञात करेंगे। बात ध्यानपूर्वक समझना, Q1 के कारण Q2 पे बल, मतलब यहाँ से इस तरह से बल जो लग रहा है इसको ज्ञात करना है। Q1 के कारण Q2 पर बल, मतलब Q से शुरू होकर 2 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे F12। ट्रिक बता रहा हूँ इसको लिखने का, ऊपर आप वेक्टर जरूर लिखना, यहाँ पर जो कुछ भी लिखना वेक्टर आप ऊपर जरूर लिखना सदिश स्वरूप में। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, Q से शुरू होकर 2 पे जा रहा है, Q1 के कारण ज्ञात करना, तो Q1 से Q2 मतलब 1 2 F12 हो गया, ठीक है। आगे देखिए Q1 के कारण Q2 पर हो गया बल, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं होगा। देखिए क्या आपको लिखना है चेंजमेंट में, ऊपर क्या होता है Q1 Q2, इसमें भी कुछ चेंजमेंट नहीं होगा। नीचे आप लिख रहे थे R², ये लिख रहे थे ना, लेकिन R² में भी हम लोग लिखेंगे 1 2, Q1 के कारण Q2 पे बल 1 2। देखिए ये तो आपका यहाँ तक कूलाम के नियम जो कि आप लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखते हैं R बारे में, R12, जहाँ पर R जो है R12 की दिशा में स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है, R12 की दिशा में स्थिति सदिश है। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर आप Q2 के कारण Q1 पे बल लगाएं, इसी प्रकार से Q2 के कारण Q1 पे बल लगाएं, Q2 के कारण Q1 पर बल, तो क्या हो जाएगा, Q2 से शुरू होकर Q1 पे जा रहे हैं, यहाँ पर Q2 के कारण Q1 पे बल लगा रहे हैं, तो Q2 से शुरू होकर Q1 पे जा रहे हैं, तो क्या होगा वेक्टर 21, ये हो जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
Q1 Q2 अपान वेक्टर 2 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 1 तो यहाँ पर भी 2 1, इसका वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे r कैप 2 1 हो जाएगा। जहाँ पे r कैप आपको क्या है, r21 क्या है, वेक्टर r21 की दिशा में स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है। तो इस पॉइंट को समझिएगा, ये आपके लिए कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। आपको ये फिगर बनाना है एग्जाम में तो 1 नंबर पूरा मिलेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, Q1 के कारण Q2 पर बल ज्ञात करना है। Q1 से शुरू कर रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं, बात समझना, Q1 से शुरू करके Q2 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे F12 लिखेंगे। जब F12 लिखेंगे तो यहाँ पे R² 12 हो जाएगा और यहाँ पे R कैप 12 हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। और R12 क्या है, R12 की दिशा में स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश नहीं, R12 की दिशा में एकांक स्थिति सदिश। चलिए एक स्थिति सदिश भी है, एकांक, ठीक है, एकांक की स्थिति सदिश है, छोड़िए जाने दीजिए। इसी प्रकार से Q2 के कारण Q1 पे बल, इधर से इधर जा रहे हैं आप, जब इधर से इधर जा रहे हैं तो F21 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r², यहाँ पे R21 हो जाएगा। ये आपका उसके दिशा में स्थिति सदिश है। ये आपका कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है, ये है आपका, ठीक है। इसे नोट कीजिए सभी लोग। इसे सभी लोग फटाफट नोट कीजिए। अब कूलाम के बल से संबंधित कुछ तथ्य समझेंगे हम लोग। तथ्य, कूलाम का जो बल होता है उसका कुछ तथ्य है, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद कूलाम के जो अपेक्षिक वैद्युतशीलता के बारे में पढ़ेंगे। तथ्य का मतलब यह है कि कूलाम का कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कूलाम का जो बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल के समान होता है। आप लोग पढ़े होंगे 11th में एक फार्मूला, F = G(m1m2 अपान r²। कितने लोग पढ़े हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, कितने लोग ये फार्मूला पढ़े हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। F = G(m1m2 अपान r²। उसी आधार पर यहाँ पे क्या है, F = K Q1 Q2 अपान r²। क्या डिफरेंस है यहाँ पे, वहाँ पे m1m2 था, यहाँ पे Q1 Q2 है। यही सभी चीज़ें अभी पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप नोट कीजिए। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में एप्सिलॉन नॉट का विमा लिखिए, कमेंट कीजिए। एप्सिलॉन नॉट = विमा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कमेंट कीजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। के का मात्रक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये सभी चीज़ें कमेंट कीजिए, ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछती हैं, कमेंट करोगे तो याद रहेंगी। के का मात्रक सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एप्सिलॉन नॉट का विमा क्या है, m इनवर्स L - 3a² T⁴। इसे कमेंट करें सभी लोग, फटाफट कमेंट करें। ये एप्सिलॉन नॉट का, इस एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है इसको भी कमेंट करें, तुरंत कमेंट करें सभी लोग, कमेंट करें सभी लोग। कर दिए सभी लोग कमेंट। कमेंट करने से चीज़ें याद होती हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन देख रहे हो तब पर भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चीज़ें याद रहेंगी तब आपको। अपने हाथों पे लिख लें, अगर पेन ले हैं तो, पेन लिए हैं तो हाथों पे लिख लें। इससे क्या होगा, जब भी आप लोग पढ़ाई करने बैठे उठोगे तो आपके मतलब 1-2 बार देखोगे तो ये याद हो जाएंगे, क्योंकि ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, कूलाम के नियम का कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए मैं विशेषता आपको समझा दूंगा, थियरी अगर आपको देखना है तो देख लेना PDF नोट्स में जाकर, तो आपके लिए फ्री है ना, ग्रुप में मिल जाएगा आपको, ग्रुप में ये मिल जाएगा PDF नोट्स, आपके लिए एकदम फ्री है। हाँ, सभी लोग रेगुलर क्लास में आइएगा, एक दिन क्लास छोड़ेंगे, एक क्लास छोड़कर। देखिए ये साइंस या कोई भी सब्जेक्ट हो, एक क्लास लेकर आप कभी टॉपर नहीं बन सकते, क्लास डेली आना है, ठीक है। जल्दी आपका मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। देखिए कूलाम बल संबंधित कुछ संबंधित तथ्य, कूलाम बल से संबंधित कुछ तथ्य। आइए कुछ तथ्य जानते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो कूलाम बल होता है यह बड़े आवेशों के लिए कार्य नहीं करता है, केवल बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है। क्या, कूलाम बल केवल बिंदु आवेश के लिए काम करता है।
के लिए कार्य करता है, केवल बिंदु आवेश के लिए कार्य करता है, बड़े आवेश के लिए कार्य नहीं करता है, बड़े आवेश के लिए नहीं कार्य करता है। पहला पॉइंट समझे, ये बिंदु आवेश के लिए कार्य करता है। इस तरह से बिंदु आवेश होगा तभी कार्य करेगा, बड़ा आवेश रख दिया जाए तो कार्य नहीं करेगा। ये पहला ड्रॉबैक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि कूलाम बल कार्य करता है बिंदु आवेश के लिए, विलगित निकाय के लिए, इस तरह से 4 ऑप्शन देगा। तो याद रखना केवल बिंदु आवेश के लिए कार्य करता है। दूसरा पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी के लिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे बने हैं आपके नीट में। क्वेश्चन क्या है, कूलाम बल संरक्षी बल होता है। कूलाम बल एक संरक्षी बल होता है। क्या होता है, संरक्षी बल होता है। कूलाम बल संरक्षी बल होता है। क्या होता है, कूलाम बल संरक्षी होता है। ठीक है, संरक्षी बल होता है। और इसकी दिशा जो होती है इन दोनों आवेशों, जिसे मान लीजिए 2 आवेश यहाँ पर Q2 रखा गया है, Q1 Q2, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। कूलाम बल एक संरक्षी आवेश होता है और इसकी दिशा क्या होती है, आवेश के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। आवेश के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये कूलाम बल का है डिफिनीशन। थर्ड डिफिनीशन मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड डिफिनीशन देखना ध्यानपूर्वक, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझना। थर्ड तथ्य बहुत ही इंटरेस्टिंग तथ्य है। कूलाम का बल जो होता है यह व्युत्क्रम नियम को पालन करता है। व्युत्क्रम नियम का पालन करने का मतलब क्या है, कूलाम बल, पहले लिखिए, कूलाम बल व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। कूलाम बल जो है व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। आपने देखा कूलाम बल जो होता है इसकी क्या होता है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, साथ में यह उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। ये देखिए व्युत्क्रम नियम है। कूलाम बल क्या होता है, व्युत्क्रम नियम को पालन करता है। ये क्लियर पॉइंट है। तो ऑप्शन पूछ देता है कूलाम बल कार्य पालन करता है, व्युत्क्रम नियम को पालन करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अब फोर्थ पॉइंट जो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, जो कूलाम का बल होता है यह अगर 2 आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आप सभी के लिए, 10⁻⁻15 से अधिक होता है तभी कार्य करता है, कम होता है तो नहीं करता है। बात समझ में आई। देखिए यह जो बल होता है, यह बल 10⁻15 मीटर से अधिक दूरी पर रखे आवेशों के मध्य कार्य करता है। यानी 10⁻15 मीटर दूरी से अधिक दूरी, यानी कि 2 आवेश यहाँ पे याद रख दें, 2 आवेश, इन दोनों के बीच की दूरी अगर 10⁻15 से अधिक होगा तब कार्य करेगा आपका कूलाम बल, और कम होगा तो कूलाम बल कार्य नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। इसीलिए नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, आपको मालूम है नाभिक का आकार कितना छोटा होता है, फर्मी आकार का होता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उनके बीच की दूरी बहुत ही कम होता है। तो नाभिक में स्थित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए कूलाम बल कार्य नहीं करता है। नाभिक में स्थित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए कूलाम बल कार्य नहीं करता है। इस पॉइंट को लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, नाभिक में स्थित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए कूलाम बल कार्य नहीं करता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए कूलाम बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, नाभिक में आपका जो होता है उसके लिए कूलाम बल कार्य नहीं करता है। समझ में आया।
ये पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या है, कूलाम्ब बल जो है केवल बिंदु आवेश के लिए कार्य करता है, बड़ा आवेश ला के रख देंगे तो कूलाम्ब बल कार्य नहीं करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हमने जाना, कूलाम्ब बल जो है एक संरक्षी बल होता है, एक संरक्षी बल होता है, एक कंजर्वेटिव बल होता है, संरक्षी बल होता है। कूलाम्ब बल की दिशा क्या होता है, उनके बीच मिलाने वाली रेखा के अंदिश होता है। थर्ड पॉइंट हमने क्या जाना, कूलाम्ब बल जो होता है व्युत्क्रम नियम को पालन करता है। फोर्थ पॉइंट हमने क्या जाना, कूलाम्ब बल तभी कार्य करेगा अगर उनके बीच की दूरी 10⁻⁻15 से अधिक होगा, कम होगा तो कूलाम्ब बल कार्य नहीं करेगा। 5 पॉइंट क्या है, कूलाम्ब बल नाभिकीय दूरी के लिए कार्य नहीं करता, क्योंकि नाभिक की दूरी जो होती है 10⁻⁻15 से कम होती है, इसलिए वहाँ पे कार्य नहीं करता है। तो क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, कूलाम्ब बल कार्य करता है किससे, नाभिक के लिए कार्य नहीं करता है, इसके लिए कार्य करता है, ये इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेना आप सभी लोग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक 7 पॉइंट, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे और ये आपको समझ भी लिए होंगे, कूलाम्ब बल का सदिश स्वरूप, ठीक है। ये 7 पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आप सभी के लिए। आप लोग नोट्स को डाउनलोड जरूर कर लेना। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहां पर नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए ये आपका 5 पॉइंट है, जो कूलाम्ब बल होता है, कूलाम्ब बल गुरुत्वाकर्षण बल के समान होता है। 1 मिनट रुकिएगा जरा। कूलाम्ब बल जो होता है यह गुरुत्वाकर्षण बल के समान होता है। किसके समान होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के समान होता है। आपने पढ़ा था क्लास 11th में, गुरुत्वाकर्षण बल F = क्या होता है, G(m1m2/r²). यहाँ पर यह होता था कि दो पिंड के द्रव्यमान जिनका द्रव्यमान m1 m2 रखा गया है, तो इनके बीच अगर दूरी r है तो इनके बीच लगने वाला बल ये था। यहाँ पर क्या है, दो आवेश Q1 Q2 अगर रखा गया है, इनके बीच की दूरी r है, तो इसके बीच लगने वाला बल F = क्या हो जाएगा, कि Q1 Q2/r², Q1 Q2/r², ये होता है, दोनों सेम है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर Q1 Q2/r², यहाँ पे m1 m2/r², सिमिलरली एकदम, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई डिफरेंस भी नहीं है नहीं कोई डिफरेंस ना। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पहला डिफरेंस क्या है यहाँ पे, देखिए मैं पहला डिफरेंस लिख रहा हूँ, वैसे मैं नोट्स में अच्छे से लिखा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो ये कूलाम्ब बल था, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो होता है केवल आकर्षण होता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, पहला डिफरेंस है, यहाँ पर आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है, यहाँ पर केवल आकर्षण होता है। दूसरा पॉइंट जानते हैं क्या डिफरेंस है। सेकेंड पॉइंट डिफरेंस के रूप में यह है कि ये जो है माध्यम पर स्थिर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। मैंने आपको बताया था ना, इस के का मान या उस अपसालन का मान सभी माध्यम के लिए अलग होता है। अगर माध्यम कोई और ले लें, जैसे अगर इसी दोनों आवेश को जल में रख दें तो वहाँ पे इस के का मान चेंज हो जाएगा। इसी दोनों आवेश को वायु में रख दें तो वहाँ पर इस के का मान 9 × 10⁹ होता है, आपको मालूम है 9 × 10⁹ होता है। अगर इसी आवेश को उठाकर हम लोग तेल में रख दें, किसी ऑयल में रख दें, पेट्रोल में रख दें, तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। यानी ये जो होता है कूलाम्ब बल माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, थर्ड पॉइंट मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ये फिलहाल जाने दीजिए, यही 2 पॉइंट मेन रूप से इंपॉर्टेंट है। तीसरी पॉइंट आप लोग मैं समझा दे रहा हूँ, नोट्स में भी मैं लिखा हूँ, ये जो विद्युतीय बल होता है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा का मतलब इससे 10⁻40 गुना अधिक होता है, 10⁻40 गुना अधिक होता है। किससे, इससे, मतलब ये गुरुत्वाकर्षण, ये कूलाम्ब बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻40 गुना तेज काम करता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं आप सभी के लिए। चूँकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं,
तो लेक्चर को मैं इसी जगह बंद करते हैं, इसी जगह हम लोग बंद करेंगे लेक्चर को। ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग कूलाम पर आधारित कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज आपका कूलाम बल पूरा का पूरा खत्म हुआ, कूलाम का नियम खत्म हो गया, कूलाम का सदिश स्वरूप आपने पढ़ा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप नोट्स डाउनलोड करके एक बार जरूर देख लेना, और कूलाम के नियम से संबंधित कुछ तथ्य पढ़ा। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक वैद्युतशीलता, उसके बाद कूलाम के नियम पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट क्लास आप सभी लोग लेना मत भूलना, एकदम फ्री में बेहतरीन तरीके से आपको डेली क्लासेज चल रही हैं, आप लोग बस तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।